प्यारे बच्चों, इस्लाम का उदय और विस्तार में अभी तक हमने पैगंबर मोहम्मद, उनके बाद 4 खलीफाओं का शासन, उमय्यद वंश, अब्बासी वंश और सल्तनतों का नई सल्तनतों का उभरना अब्बासी वंश के पतन के बाद पढ़े हैं। और फिर हमने धर्म युद्ध के बारे में भी पढ़ा। आज हम इस्लामिक साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कैसी थी, मुख्य रूप से कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ है बच्चों अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का अर्थ होता है बच्चों मुद्रा या धन, और व्यवस्था एक स्थापित प्रणाली। तो अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां, जिसमें उत्पादन का अर्थ है बच्चों जैसे कृषि उत्पादन है, फैक्ट्रियों में जो कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, ये सारा उत्पादन कहलाता है। उपभोग का अर्थ है जिन वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और निवेश का अर्थ है पूंजी लगाना, जैसे सड़कें बनाना, अस्पताल बनवाना, नई फैक्ट्रियां लगाना इत्यादि। तो ये सभी आर्थिक गतिविधियां हैं और इनका अध्ययन बच्चों अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था में कृषि से हम सभी जुड़े हुए हैं, कृषि के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। शहरीकरण के बारे में और वाणिज्य के बारे में बताती हूँ आपको। शहरीकरण शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार। भौतिक विस्तार का अर्थ होता है बच्चों कि शहर का जो फैलाव है, जो उसकी सीमाएं हैं, वो किस तरह से फैलती चली गई। आप फोटो में देखिए, एक छोटा शहर और उसका विस्तार दिखाया है। तो शहरीकरण में शहरी क्षेत्र जो हैं किस तरह से फैलते चले जाते हैं। और शहरीकरण का जो मुख्य आधार बच्चों होता है वो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं शहर। और एक समय के बाद इनमें भौतिक विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा हम जो टॉपिक है वो शहरीकरण पढ़ेंगे। और तीसरा वाणिज्य, जिसमें धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, यानी खरीदना और बेचना, ये वाणिज्य का हिस्सा है। इस्लामिक साम्राज्य जो अरब प्रायद्वीप से शुरू हुआ और काफी बड़े क्षेत्र पर फैला, अभी तक हमने ये पढ़ा है। तो इस बड़े क्षेत्र में कृषि जो भूमि थी उस पर स्वामित्व किसका था, वह किसके नियंत्रण में थी। कृषि भूमि में सबसे पहले बच्चों नए विजित क्षेत्रों की कृषि भूमि का जिक्र करेंगे, जिसमें मालिक जो हैं, भूमि के मालिक जो हैं वो छोटे या बड़े किसान होते थे, और कहीं कहीं पर राज्य भी। नए विजित क्षेत्र का मतलब है बच्चों कि जब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, मुसलमानों ने या अरबों ने दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, तो उन क्षेत्रों को नए विजित क्षेत्र कहा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब नया क्षेत्र विजित होता था तो जरूरी नहीं है कि वहां की जनता मुसलमान हो। यह मुसलमानों का जो हम अरबों का जो जिक्र हम कर रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो बच्चों पहले राजनीतिक विजय होती है और उसके बाद धर्म का प्रचार प्रसार होता है। धर्म और राजनीति हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए नए विजित क्षेत्र में जो भूमि के स्वामित्व के जिक्र जब हम कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मालिक पढ़ा हमने, मालिक भूमि के मालिक छोटे या बड़े किसान थे, कहीं कहीं राज्य भी, राज्य का मतलब अब अरब राज्य, ठीक है। दूसरा है इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई संपत्तियां। इस्लामिक विजय हो जाती है दूसरे क्षेत्रों पर और वहां के जो भूमि के मालिक थे उनके द्वारा जो भूमि छोड़ दी गई उन पर अधिकार हो जाएगा अब राज्य का। और राज्य जो है मुख्य रूप से विशिष्ट वर्ग का या खलीफा के परिवार के सदस्य को ही यह भूमि मिलती थी। तीसरा है बच्चों पशुचारण अवस्था से जो कृषि स्थायित्व की ओर जो राज्य थे, यानी जहां कृषि अब मुख्य व्यवसाय बन चुका था, उन क्षेत्रों में जो भूमि है वो गांव की
साझी संपत्ति मानी जाती थी। और चौथा है बच्चों, ईरान और इराक के जो राज्य हैं वहां पर जो भूमि है वो बड़ी इकाइयों में विभाजित थी और किसानों द्वारा खेती होती थी। कृषि भूमि पर स्वामित्व आपको समझ आ गया होगा। स्वामित्व का मतलब होता है बच्चों मालिकाना हक किसका है, नियंत्रण किसका नियंत्रण है भूमि पर, कृषि भूमि पर। और कृषि भूमि को हम विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भू राजस्व है यानी कृषि से होने वाली जो आय है वो इस्लामिक राज्य का मुख्य स्रोत था, आय का मुख्य स्रोत था। और कृषि भूमि पर जो सर्वोपरि नियंत्रण जो है वो राज्य का था। भू राजस्व दो भागों में पढ़ेंगे। पहला कि अरबों द्वारा विजित भूमि जो मालिकों के हाथ में थी। अभी मैंने बताया बच्चों कि जिन भूमि को जीता गया तो उन भूमियों के जो मालिक थे, खेती भूमि के जो मालिक थे उन्हीं के हाथों में थी खेती, और उनसे जो कर लिया जाता था जिसे खराज कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है बच्चों, गैर मुस्लिम वर्ग से जो कर लिया गया उसे खराज कहा जाता था और यह पैदावार का 1/2 से 1/5 हिस्सा होता था। और दूसरा है बच्चों मुसलमानों की मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है बच्चों मालिकाना हक, यानी वह भूमि जो मुसलमानों के अधीन थी और जिस पर उनके द्वारा खेती की जाती थी, तो उनसे जो है कर 1/10 यानी 10वां हिस्सा लिया जाता था। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों वर्गों में जो कर है वो मुस्लिम वर्ग को कर कम देना पड़ता था। तो बच्चों एक समय ऐसा आया कि जो गैर मुस्लिम वर्ग हैं उन्होंने धर्मांतरण कर लिया, मुसलमान बन गए वो लोग, क्योंकि यहाँ कर कम देना पड़ता था और इससे राज्य की आय कम हो गई। और जो खलीफाओं ने इस धर्मांतरण को रोकने के लिए कोशिश की और बाद में जो कराधान की नीति है वो समान जो नीति है कराधान की, कर लगाने की, वो दोनों वर्गों पर समान रूप से कर लगाए। इक्ता प्रणाली 10वीं शताब्दी में राज्य ने यानी इस्लामिक राज्य ने या अरब राज्य ने अधिकारियों का मतलब है बच्चों वे लोग जो अरबिक राज्य में या इस्लामिक राज्य में अपनी सेवाएं देते थे, मुख्य पदों पर तैनात थे, उन अधिकारियों को जो वेतन है वो नकद न देकर कृषि भूमि उन्हें दे दी जाती थी और उस भूमि से होने वाले राजस्व ही उनकी आय का एक साधन था। इक्ता प्रणाली ध्यान से आपको पढ़नी है बच्चों कि इस्लामिक राज्य ने अधिकारियों को उनका वेतन नकद ना देकर कृषि भूमि के रूप में देना शुरू कर दिया और उनसे होने वाली जो आय थी, जो राजस्व था, उस पर अधिकारियों का हक होता था। खेती में सुधार के तरीके। नील घाटी में, नील बच्चों मिस्र में नदी है और नील घाटी में जो सुधार के तरीके अपनाए गए, राज्य ने सिंचाई प्रणालियां विकसित की। राज्य का मतलब यहाँ इस्लामिक राज्य या अरबों द्वारा स्थापित राज्य ने बांधों और नहरों का निर्माण करवाया, कुओं की खुदाई करवाई। किसानों की पहल का मतलब है बच्चों कि किसानों ने स्वयं उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई जमीनों को जो है खेती लायक बनाने की कोशिश की और राज्य ने भी साथ दिया कि जो भी किसान नई भूमि को खेती लायक बनाता था वह शुरू में कर मुक्त होती थी। और नए जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तन है उसकी वजह से खेती में जो है वृद्धि होती चली गई और राज्य जो है वो समृद्ध होता चला गया। बहुत सी नई फसलें इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बनी, जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन। और इन फसलों का जो निर्यात है बच्चों वो यूरोप को किया जाता था। शहरीकरण
शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं। शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस्लामिक साम्राज्य का जहां जहां फैलाव हुआ, शहर बड़ी तेजी से फैले और यह इस्लामी सभ्यता की जो है समृद्धि का आधार बना। मुख्य उद्देश्य जो शहर बसाने का था वो है अरब सैनिकों को बसाना, जिसमें कुफा, बसरा, फुस्तात, काहिरा, बगदाद और समरकंद जैसे फौजी शहर थे। और आपको ध्यान होगा बगदाद जो है अब्बासी राजाओं की राजधानी भी रही थी। शहरों में जो है खाद्यान्न उत्पादन व उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। खाद्यान्न होते हैं बच्चों खाने वाले अन्न, कि उनके उत्पादन को और उद्योगों को, नए नए उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य द्वारा किया गया। शहरों में दो प्रकार के भवन होते थे बच्चों। एक मस्जिद, जिसे मस्जिद अल जामी कहते हैं, जहां सामूहिक नमाज अदा की जाती थी। और दूसरा जो भवन था बच्चों, केंद्रीय मंडी होता था, जिसमें दुकानों की कतारें, व्यापारियों के आवास, सराफ का कार्यालय, प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारियों के घर, और प्रत्येक जो है मंडी की जो प्रत्येक इकाई है उसकी अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग होते थे, यहूदी प्रार्थना घर। आपको याद रखना है बच्चों कि जो इस्लामिक राज्य का जो विस्तार हो रहा था, तो जो नए नए अक्षेत्र उनके अधीन आते जा रहे थे, उसमें जो जनता थी वो ईसाई भी थी, यहूदी भी थी और अरबी थी। यानी 3-4 जो जातियां हैं, नए नए अक्षेत्र जहां जहां विजिट होते चले गए, वहां सम्मिश्रण जातियों का जो है, मिश्रित जातियों का हमें जो इकट्ठे रहते हुए इस साम्राज्य में मिलेंगे। क्योंकि इस्लामिक साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य तक काफी लंबे चौड़े साम्राज्य था उसका, तो इसमें ईसाई, यहूदी और अरबी जो है एक मिश्रित संस्कृति थी। तो इसीलिए सभी जो विश्वास को मानने वाले, धार्मिक विश्वासों वाले लोगों के लिए, उनके लिए अपनी अपनी अलग धार्मिक इमारतें भी शहरों में होती थी। शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान, सब्जी फल के बाजार, काफिलों के ठिकाने, दुकानें आदि होती थी। और शहर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान व सराय थी। सराय बच्चों जो लंबी दूरी का व्यापार करते हैं या जो तीर्थ यात्री हैं, जो चलते रहते हैं निरंतर, उनके विश्राम करने की जगह होती है बच्चों। और जो शहरों के जो नक्शे थे उनमें समानता का अभाव था। ये मुख्य रूप से जो शहरीकरण की विशेषताएं हमने पढ़ी। व्यापार में जो इस्लामिक साम्राज्य है, जहां से कर्सर घूम रहा है बच्चों, ये मुख्य रूप से इस्लामी साम्राज्य था। और जो पिंक कलर है बच्चों, ये सथल मार्ग है, और जो नीला रंग दिखाया हुआ है मैप पे, ये बच्चों समुद्री मार्ग है। तो अरब साम्राज्य का या इस्लामिक साम्राज्य का किन किन देशों के साथ व्यापार था वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, जो इस्लामिक साम्राज्य है की स्थिति जो है हिंद महासागर, ये लाल सागर है, और ये फारस की खाड़ी है, और ये है भूमध्य सागर है। मैप पे आप ध्यान से देखिए, हिंद महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी साम्राज्य की सीमाओं पर समुद्री मार्ग यानी तटवर्ती बंदरगाहें होती हैं, समुद्री मार्ग से जो व्यापार करना आसान होता है, तो ये जो सागर और महासागर हैं, इन्होंने अरब साम्राज्य को जो है समृद्ध होने में काफी सहायता दी। मुख्य रूप से अगर हम व्यापार की बात करें, तो अरब साम्राज्य का जो चीन के साथ जो है चीनी मिट्टी की वस्तुएं और बारूद आता था समुद्री मार्ग से। आप मार्ग देख सकते हैं बच्चों। और दूसरा जो है, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्य जो बंदरगाहें थी लाल सागर में, वो देखिए अदन है, एधाब है और सिकंदरिया है। सिकंदरिया बच्चों अफ्रीका के उत्तरी तट पर है, और ये इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा भी थे। तो
चीन से जो वस्तुएं आती थी वो समुद्री मार्ग से आती थी अरब साम्राज्य में, और दूसरा जो है बच्चों, भारत से मसाले और कपड़े आते थे। बंदरगाहें यहीं रहेंगी, इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा जो है आपसी व्यापार होता रहता था। और एक बार जब सामान अरब साम्राज्य के जो है तटवर्ती इलाकों में पहुंच जाते थे, तो फिर जो स्थल मार्ग है उसके द्वारा साम्राज्य के अंदरूनी भागों में ये सामान लाए जाते थे। और एक और बात बच्चों कि इन बंदरगाहों से जो सामान है वो अरब साम्राज्य में पहुंचता था। इसके अलावा भूमध्य सागर होता हुआ यह सामान यूरोप तक पहुंचता था। तो अरब साम्राज्य की यह खासियत रही है कि जो यूरोप, भारत और चीन के साथ जो व्यापार था वो लगभग 5 शताब्दियों तक अरब साम्राज्यों का जो है, अरब साम्राज्य का उस पर एकाधिकार रहा। एकाधिकार का मतलब है बच्चों कि इस्लामिक साम्राज्य का कोई जो है प्रतिद्वंद्वी इस समय नहीं था। कारण क्या था? अरब प्रायद्वीप की या अरब साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति, और भौगोलिक स्थिति मैंने बताई है बच्चों कि समुद्र हैं, महासागर हैं, खाड़ियां हैं। तो ये इन सारे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक जो स्थितियां हैं, उन्होंने अरब साम्राज्य को फलने फूलने में मदद की। और दूसरा है बच्चों कि अरब साम्राज्य से जो दूसरे देशों को जो सामान भेजा जाता था उसमें मुख्य रूप से गुलाम और फर थे, जो रूस और स्कैंडिनेविया तक जाते थे, मुख्य रूप से स्थल मार्ग से। ये चीन तक जाने वाले रेशम मार्ग का इस्तेमाल करते थे। और मुख्य जो शहर थे बच्चों, ये बगदाद, बुखारा, समरकंद से होता हुआ चीनी जो रेशम मार्ग तक होता हुआ यह जो सामान है ये रूस तक पहुंचता था। तो आयात और निर्यात हमने पढ़े बच्चों, बंदरगाहें पढ़ी, सागर, महासागर, खाड़ी इत्यादि पढ़े हैं। तो व्यापार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सांस्कृतिक विकास हमने शुरू से पढ़ा है बच्चों। संस्कृति मिली जुली संस्कृति थी। तो अरबों ने जब इस्लामिक साम्राज्य स्थापित किया तो दूसरे क्षेत्रों को विजिट करते वो चले गए। तो दूसरे लोग यानी गैर मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे या उनका धर्म दूसरा था, तो जब मुस्लिम लोग दूसरे लोगों के धार्मिक और सामाजिक संपर्क में आए तो उन्हें अपने समुदाय के बारे में सोच विचार करना पड़ा। ईश्वर और संसार से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सोचना पड़ा। और उन्होंने अपने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और संकलित किया। इसे ही हम संक्षेप में सांस्कृतिक विकास का आधार कहेंगे कि अरब जो साम्राज्य है उन्होंने दूसरे राज्यों से या नए विजित लोगों से जब वो संपर्क में आए तो उन्होंने अपने लिए या दूसरों के लिए किस तरीके से कानून बनाए, जिसे शरिया कहेंगे। शरिया का अर्थ है बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, और यह इस्लामिक कानून था, याद रखना है बच्चों। और इस्लामिक कानून का आधार क्या बनता है? पहला, कुरान से प्राप्त ज्ञान, मोहम्मद का आदर्श व्यवहार, कुरान पर टीकाएं और मोहम्मद की उक्तियों और कार्यों का लेखबद्ध रूप। इस्लामिक जो धार्मिक विद्वान थे, जिन्हें उलेमा भी कहते हैं, उन लोगों ने इनका संकलन किया और इनके आधार पर कानून बनाने की एक ऐसी कानून की जिस पर जो है ईश्वर के साथ मुसलमानों का संबंध स्थापित किया जा सके। कर्मकांड, कर्मकांड का अर्थ है बच्चों कि इस्लाम के नैतिक सिद्धांत अपनाकर किस तरह ईश्वर के साथ जो है मुस्लिम के संबंधों को जो नियंत्रित करने की कोशिश की है उलेमाओं ने, यानी धार्मिक विद्वानों ने। और दूसरा है बच्चों कि सामाजिक कार्य कैसे होने चाहिए ताकि बाकी इंसानों के साथ जो है मुसलमानों के संबंधों को के बारे में एक रूपरेखा तैयार की जा सके। तो इन सभी जो कार्य हैं
जो अभी तक हमने पढ़े कि कुरान से जुड़े हुए, पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए कार्यों से रूपरेखा तैयार करते हुए उलेमाओं ने कर्म कांड और सामाजिक कार्य को आधार बनाते हुए इस्लामिक कानून का निर्माण किया। और इस कानून का निर्माण उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुरान और अदीत क्या है बच्चों? पैगंबर मोहम्मद के जो भी कार्य थे या जो भी उनकी उक्तियां थी उससे संबंधित जो लेख थे उसे अदीत कहा गया। तो कुरान और अदीत में जो है सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जो है जीवन थोड़ा जटिल हो गया था, इसलिए इस्लामिक कानून की जरूरत पड़ी जिसे शरिया कहते हैं। सांस्कृतिक विकास में अगला जो हमारा टॉपिक है कि इस्लामी दर्शन किस तरह जो है परिपक्व होता है और किस तरह दूसरे दर्शनों का जो है सहारा लेकर या दूसरे दर्शनों के प्रभाव में आकर विकसित होता है इस्लामी दर्शन। सबसे पहले यूनानी दर्शन और विज्ञान का प्रभाव इस्लामी दर्शन पर पड़ता है। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाने लगी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद करना शुरू किया। अल मामून ने जो है अनुवाद को एक सुनियोजित क्रियाकलाप में बदला और बगदाद में एक पुस्तकालय की स्थापना की और विज्ञान संस्थान भी बनाया। अरबी विद्वानों ने अरस्तु की कृतियां, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टोलेमी की ज्योग्राफी जो टोलेमी की अल्मागेस्ट जो मैं यहाँ लिखना भूल गई बच्चों, अरबी विद्वानों ने इन जो कृतियां हैं, जो बेहतरीन कृतियां थी, उनका जो है अध्ययन करना शुरू किया और भारतीय खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा की जो किताबें हैं उनका अनुवाद भी अरबी विद्वानों ने पढ़ना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है सांस्कृतिक विकास इस्लामिक साम्राज्य में समृद्ध होता गया। सांस्कृतिक विकास में अगली जो कड़ी है वो है सूफियों का उदय। सूफी का अर्थ होता है बच्चों पवित्र, और मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का जो समूह है वो सूफी कहलाए और उनकी विचारधारा सूफी वाद कहलाई। इसमें मुख्य रूप से महिला जो सूफी संत है राबिया, और एक और सूफी संत है जो ईरानी थे बयाजिद बिस्तामी। तो इन दो संतों ने जो है सूफियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दर्शन शास्त्र और विज्ञान में जो रुचि है उसमें वृद्धि होती है। अरबी कविता का पुनः आविष्कार होता है। फारसी भाषा का विकास हुआ। जब इस्लाम का ईरानी साम्राज्य पर कब्जा होता है तो ईरान की जो पहलवी भाषा थी बच्चों वही विकसित होकर फारसी भाषा का रूप लेती है, और गजनी जो है फारसी साहित्य का केंद्र बनता है। और फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बच्चों फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा। याद रखना है आपको, फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा। और शाहनामा का अर्थ होता है राजाओं का जीवन चरित, और यह जो है इस्लामिक साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। सांस्कृतिक विकास में धर्म के साथ साथ विश्वास की बात आएगी बच्चों, और जब धर्म के मानने वाले लोग अपने विश्वास को की जो अभिव्यक्ति है वो अपने विचारों और भवनों के इमारतों के माध्यम से करते हैं, तो धार्मिक इमारतें जो हैं इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे बनाए जाने लगे। मस्जिद का वास्तुशिल्पीय रूप, वास्तुशिल्प का मतलब होता है बच्चों भवन निर्माण जो है वो जो किस तरीके से भवन को आकार दिया जाता था, और यह मस्जिद है बच्चों। मस्जिद में एक गुंबद होता था, ये मीनार है बच्चों, और मीनार का जो
प्रयोग होता था वह नियत समय पर लोगों को बुलाने के लिए होता था और एक खुला प्रांगण होता है बच्चों, जहां पर सामूहिक नमाज अदा की जाती थी। खंभों के सहारे छतें खड़ी होती थी। ये मेहराब है बच्चों, और इसे जो है किबला यानी जो मक्का का जो पवित्र स्थल था और वहां की जो पवित्र जो है स्थल मक्का की ओर, इस जो किबला का मुंह होता था। आपको याद रखना है बच्चों, पूरे इस्लामिक जगत में जब भी कोई मस्जिद बनाई जाएगी तो उसमें किबला की जो दिशा है बच्चों, वो हमेशा मक्का की तरफ होती है। और मिंबर, मिंबर जो है बच्चों, ये एक मंच था जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते थे। ये मिंबर है। और प्रत्येक मस्जिद में बच्चों एक फव्वारा जरूर होता था। तो आपको मस्जिद का वास्तुशिल्पीय रूप समझ आ गया होगा। इस्लाम में प्राणियों के चित्र की मनाही है, तो इससे जो है कला के दो नए रूप हमें देखने को मिले। एक है खुशनवीशी अर्थात सुंदर लिखने की कला, और दूसरा है बच्चों अरबेस्क, जिसमें ज्यामितीय या वनस्पति डिजाइन। ज्यामितीय बच्चों गणित में आपने पढ़ा है, तो ज्यामितीय डिजाइन आपको इसमें भी दिख रहे होंगे, और वनस्पतीय डिजाइन है। और कई बार जो है धार्मिक ग्रंथों से लिए गए उदाहरण भी जो है शिलालेखों में पाए जाते हैं, इमारतों को सजाने के लिए पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अरबेस्क आपको जरूर समझ आ गया होगा बच्चों। तो अभी तक हमने इस्लामिक साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आज उसमें मुख्य रूप से कृषि, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था और उसके बाद जो है सांस्कृतिक विकास और धार्मिक जो स्वरूप है, धार्मिक जो विश्वास है, उसको आकार देने के लिए पूरे इस्लामी जगत में किस तरह की इमारतों का निर्माण होता चला गया, ये हमने पढ़ा है। मुख्य रूप से मस्जिदें, मकबरे और इबादतगाह। आशा है आपको इस्लामिक साम्राज्य में पैगंबर मोहम्मद से लेकर अब्बासी वंश जो 1258 तक चलता रहता है, फिर धर्म युद्ध, फिर कृषि, शहरीकरण, वाणिज्य, सांस्कृतिक विकास, इस्लामिक साम्राज्य में हमने पढ़े, ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर भी हो गए होंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए बच्चों। धन्यवाद।